Good evening all my dear students. In the last class we were discussing about properties of ionic compound, है ना. First one was physical state, second was melting point and boiling point, third one was conductivity, fourth isomerism and fifth was isomorphism. And for that we have discussed one case for binary compound, है ना, like, and now we are discussing case 2 for oxo salts. Case 2 for oxo salts. What is the meaning of oxo salts? Like nitrate, phosphate, carbonate, chlorate, perchlorate, सल्फेट एक्सेट्रा, जिनमें ऑक्सो सॉल्ट्स होंगे. लास्ट क्लास में बाइनरी कंपाउंड थे, है ना. एंड फॉर ऑक्सो सॉल्ट्स अगेन वी हैव थ्री कंडीशंस. द फर्स्ट कंडीशन इज फॉर्मूला टाइप ऑफ कंपाउंड should be same. The first condition is formula type of the compound should be same. What is the meaning of that? If you are taking NaNO3, so you can take NaClO3. You can see same formula type, है ना. इधर NaNO3 है तो इधर क्या हो गया हमारा ClO3 माइनस. तो इस तरीके के कंपाउंड को मैं सेम फार्मूला टाइप बोल सकता हूँ. बट अगर मैं NaNO3 के साथ NaClO4 ले रहा हूँ तो मैं देख के ही मना कर दूंगा कि इन दोनों का फार्मूला टाइप हमारा सेम नहीं है, क्योंकि इधर NaNO3 है, उधर क्या हो गया ClO4 हो गया. तो एक कंडीशन हम लोग पहले बोलेंगे फार्मूला टाइप शुड बी सेम, है ना. सेकेंड कंडीशन हम लोग बोलेंगे कि केटायन एंड anion should have nearly same size. केटायन एनायन की साइज जो होनी चाहिए वो नियरली सेम होनी चाहिए ना. थोड़ा बहुत डिफरेंस हो अलग बात हो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थर्ड कंडीशन, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड. स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड? वो यूनिट जो आपके कंपाउंड को क्या प्रोवाइड करेगी? स्ट्रक्चर, है ना. लाइक NaNO3, अब ये किसकी साइन में टूटेगा? Na प्लस और NO3 माइनस. अब इसमें Na प्लस को स्ट्रक्चर नहीं दे सकता है, क्योंकि Na प्लस तो क्या है? एक आयन है. स्ट्रक्चर कौन देगा आपको? NO3 माइनस, बिकॉज N और O में कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड. ठीक है. N और O में कौन सा बॉन्ड होगा आपका? कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये एक स्ट्रक्चर देगा, है ना. तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड से हमारा मीनिंग है हमेशा एनायन ही होगा. शुड हैव सेम स्ट्रक्चर. और सेम स्ट्रक्चर तभी होगी जब इनडायरेक्टली उनका हाइब्रिडाइजेशन सेम. हाइब्रिडाइजेशन इसी चैप्टर का पार्ट है, बट इट विल कम लेटर ऑन. तो अभी जस्ट मैं इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ कि बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, इनके ऑक्सी सॉल्ट्स में हमेशा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा. ठीक है ना. और अगर आप फास्फोरस, सल्फर या हेलोजन, कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, इनके ऑक्सी सॉल्ट्स में इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है. और इतना शायद मुझे पता होगा कि sp2 वाले का जो शेप होती है वो किस तरह की होती है? ट्रायंगुलर प्लेनर. ठीक है ना. और sp3 वाले की शेप किस तरह की होती है हमारी? टेट्राहेड्रल. ओके. तो ये तीन कंडीशन है. जैसे अब अगर मैं इसके एग्जांपल दूं, फर्स्ट एग्जांपल की, अब अगर मुझसे बोले
कि NaNO3 और NaClO3 है ना, ये आइसोमॉर्फस होंगे कि नहीं होंगे। तो जस्ट नो आई हैव रिटन यू, है ना, अभी आइसोमॉर्फस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते आइसोमॉर्फस? ऊपर लिखा हुआ है नाइट्रोजन के ऑक्सी सॉल्ट्स में हमेशा उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2, मतलब इसकी शेप क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और क्लोरीन ClO3, इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, जो कौन सी शेप हो गई आपकी? टेट्राहेड्रल। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू बी आइसोमॉर्फस। ठीक है। बाकी अगर जैसे अगर मैं आपसे बोल देता हूँ ना BaSO4 और KMnO4 ये पूछे, है ना, फॉर्मूला टाइप मुझे सेम ही दिख रहा है, केटायन एनायन की साइज नियरली सेम, है ना। अब बात आती है सल्फेट। तो अभी मैंने आपसे बोला कि सल्फेट का कोई भी, सल्फर का आप कोई भी ऑक्सी सॉल्ट लोगे, सभी में उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। और पर मैग्नेट MnO4-, इसमें भी इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3, है ना। हालांकि एनसीईआरटी बुक में शेप तो टेट्राहेड्रल ही होती है, बट जो इसका एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन होता है KMnO4 में वो D3S होता है। अभी समझने के लिए हम लोग sp3 बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि अब इनका तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आई विल से ये दोनों के दोनों क्या होंगे मेरे लिए? आइसोमॉर्फस होंगे, है ना। इसी तरीके से जैसे अगर आपने ग्रीन विट्रियोल नाम सुना होगा, FeSO4.7H2O, इसे ग्रीन विट्रियोल बोला जाता है, तो इट इज योर ग्रीन विट्रियोल। एंड ZnSO4.7H2O, है ना, इसे बोला जाता है कौन सा विट्रियोल? हमारा वाइट विट्रियोल। ठीक है। तो अब इन दोनों के लिए बोला जाए मुझसे, तो डेफिनेटली आई विल से कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के आइसोमॉर्फस, है ना। Fe और जिंक की साइज में कोई ज्यादा अंतर होने वाला है नहीं, सल्फेट है दोनों में, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे? आइसोमॉर्फस। तो इस तरीके से कभी, है ना, सिंसिटिव इनऑर्गेनिक, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछेगा आइसोमॉर्फस है कि नहीं, तो कंडीशन ध्यान रखें, यू कैन टिक। ठीक है। एंड फोर्थ एंड लास्ट, all alums are isomorphous। सभी एलम्स आपस में आइसोमॉर्फस होते हैं। अब एलम जैसे पोटाश एलम है ना, हम लोगों को नॉर्मली एक ही एलम याद होता है, कौन सा? पोटाश एलम, K2SO4.Al2SO4 है ना। बाकी इन जनरल कोई भी एलम हो, एंड व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एलम्स? एलम्स का जनरल फॉर्मूला होता है M2SO4.M-2SO4 एंड .24H2। तो कोई भी एलम इनमें से कुछ भी ले लो, M और M' का मीनिंग क्या है? M मतलब मोनोवेलेंट आयन होना चाहिए, और M' मतलब ट्राइवेलेंट। ओके। सो सभी एलम्स आपस में आइसोमॉर्फस है, ये आइसोमॉर्फस है, वो है, ये नहीं है। तो मुझे कंपाउंड दे के अगर पूछता है तो मैं इमीडिएटली प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कौन आइसोमॉर्फस होगा, कौन आइसोमॉर्फस नहीं होगा, है ना। जैसे एक आखिरी एग्जांपल और जैसे हमसे पूछा जाए कि Na2CO3 और Na2SO3 आइसोमॉर्फस होंगे कि नहीं होंगे, तो इमीडिएटली आई विल से कि आपस में आइसोमॉर्फस नहीं होंगे। फॉर्मूला टाइप सेम है भले, ठीक है ना, केटायन एनायन की साइज भी नियर अबाउट सेम ही होगी, थोड़ा बहुत फर्क है ना। देखो साइज में ज्यादा फर्क आता भी नहीं बेटा, क्यों? अगर एक 120 पिकोमीटर होगा तो कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तो एक 130 140 इतना ही फर्क हो सकता है। मेन है स्ट्रक्चरल यूनिट। यहाँ पर क्या आ गया? कार्बोनेट, यहाँ पर सल्फाइड। कार्बन वाले का कोई भी ऑक्सी सॉल्ट हो, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो दे कैन नॉट बी आइसोमॉर्फस, है ना। तो इस तरीके से आप अपने आइसोमॉर्फस की कंडीशन से बता सकते हो कि इनकी स्ट्रक्चर सेम होगी या नहीं होगी। तो दैट वाज आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो इंपॉर्टेंट है।
अगर 6 प्रॉपर्टी की बात करूं अब मैं जैसे, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, है ना, टाइप ऑफ रिएक्शन। Isomorphous was our 5th property. Now 6th property is type of reaction. कि ये किस तरह की रिएक्शन देते हैं। जनरली केमिस्ट्री में हम लोग 2 ही तरह की रिएक्शन लेते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन और आयनिक रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब जो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होती है, और आयनिक रिएक्शन जो आयंस के फॉर्म में, है ना। तो इसमें लिखना कि, है ना, आयनिक कंपाउंड्स गिव आयनिक रिएक्शंस। Ionic compound gives ionic reaction which are very fast. Ionic compounds give ionic reactions which are very fast because they involve only exchange of ions. Ionic compounds give ionic reactions which are very fast because they involve exchange of ions. इनमें केवल आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे आप सभी को पता होगा कि if we are adding, है ना, AgNO3 in NaCl solution, तो immediately क्या होता है, मुझे AgCl के मुझे क्या मिलते हैं, white precipitate, है ना, प्लस NaNO3, ठीक है ना। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, पलक भी नहीं झपकती है, अगर आपने NaCl के सॉल्यूशन में AgNO3 मिलाया तो इमीडिएटली आपको क्या मिल जाएंगे, वाइट प्रेसिपिटेट। तो ये रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। क्यों हुई फास्ट, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी कंपाउंड लिखे हुए सब कौन से कंपाउंड है, आपके आयनिक कंपाउंड। तो ये वैसे ही आयंस के फॉर्म में होते हैं। जैसे NaCl है तो NaCl किस फॉर्म में रहेगा, Na+Cl-, है ना। AgNO3 किस फॉर्म में रहेगा, Ag+ और NO3-, ठीक है ना। अब AgCl तो सॉलिड है, इसको हम नहीं लिखेंगे, ये इसी फॉर्म में रहेगा। प्लस क्या हो गया हमारा, NaNO3, ये किस फॉर्म में रहेगा, Na+ एंड NO3-, ठीक है ना। तो इट इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ आयंस। Na+ के साथ शुरू में कौन सा आयन था, Cl-, अब Na+ के साथ कौन सा आयन हो गया मेरा, NO3-, ठीक है। तो दिस इज आवर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ वी कैन से द लास्ट प्रॉपर्टी जो होती है इनकी, वो है सॉल्युबिलिटी। अब हम सभी जानते हैं कि एक हम लोग कॉन्सेप्ट सुनते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या मीनिंग होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक का, समान समान को घुलता है ना। जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में भी क्या होता है बेटा, जो दोस्ती होती है वो समान नेचर के लोगों में क्या होती, खूब जल्दी हो जाती, ठीक है ना। जो सेम नेचर के हों, दोनों, दो पढ़ने वाले हों तो भी जल्दी दोस्ती हो जाएगी, और दो मस्ती करने वाले हों तो भी खूब जल्दी दोस्ती हो जाएगी, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, हमारे पोलर नेचर के। तो इसलिए ये डिसॉल्व भी किस में होंगे, पोलर कंपाउंड में। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग यही बोलेंगे कि, है ना, सिंस लाइक डिसॉल्व्स लाइक, since like dissolves like, and ionic compounds are polar in nature, and ionic compounds are polar in nature, so they are soluble in polar solvent. So they are soluble in polar solvent। तो पहली कंडीशन है क्या होना चाहिए हमारा, पोलर सॉल्वेंट। और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट शुड बी हाई। जैसे पानी को सबसे अच्छा सॉल्वेंट बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, पानी एक तो पोलर नेचर का है, H+ और OH-, है ना, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, जो काफी ज्यादा है। तो आप नीचे नोट कर सकते हो इसके,
H2O is considered as a universal solvent. H2O is considered as a universal solvent because of its polar nature and high dielectric constant. है ना, और आप ब्रैकेट में वैल्यू डाल देना कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 80 होता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्वेशन और कौन सा कॉन्सेप्ट, हाइड्रेशन एनर्जी। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। HE, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेशन और हाइड्रेशन? दोनों सेम होती है ना। अगर सॉल्वेशन का मतलब है सॉल्वेंट में जब कोई सब्सटेंस डिसॉल्व होता है, ठीक है, और हाइड्रेशन का मतलब है जब कोई सब्सटेंस किसमें डिसॉल्व होता है, वाटर। तो अगर सॉल्वेंट वाटर हो गया तो सॉल्वेशन एनर्जी ही कौन सी एनर्जी कहलाएगी, हमारा हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, पहले डेफिनेशन लिखेंगे। व्हेन an ionic compound is dissolved in water, when an ionic compound is dissolved in water, then it is completely surrounded by solvent molecule when an ionic compound is dissolved in water, it is completely surrounded by a solvent molecule. ठीक है ना। Phenomena of interaction or interaction between compound oblique ion, phenomena of interaction between compound oblique ion and solvent molecule is known as solvation. And energy released in this process is known as solvation energy. Energy released in this process is known as solvation energy, which in case of water is also known as hydration energy. Which in case of water is also known as हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है ना। जब आप किसी कंपाउंड को पानी में डालते हो, जैसे अब मैं अगर इसको डायग्रामेटिकली समझाऊं आपको कि मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है और मैंने इसे पानी में डाला, ठीक है ना, तो अब NaCl का क्रिस्टल किस तरह से होगा, इस तरीके से। इन द लास्ट क्लास हमने बोला ही था कि एक Na प्लस कितने क्लोराइड से सराउंडेड होता है, 6 से। तो अब इसमें देखिए क्या हो रहा है,
है ना। चूंकि अब मैं 3D तो नहीं बना सकता हूँ यहाँ पर अभी, वो सॉलिड स्टेट में देखेंगे। बाकी हम लोग अगर देखें जैसे एक Na+ है, तो अब ये एक Na+ मुझे अभी कितने Cl- से सराउंडेड दिख रहा है, 4 से, है ना, 1 2 3 और 4। ऐसा ही एक कहाँ होगा, ऊपर, एक नीचे। Cl- को भी देखोगे तो 1 2 3 4, ठीक है ना। अब अगर मैं इस कंपाउंड को पानी में डालता हूँ, मान लीजिए, है ना, अभी मैं सॉल्वेंट वाटर ही ले लेता हूँ, तो क्या होगा, पानी एक पोलर कंपाउंड है, उसके दो पोल है, कौन कौन से, प्लस और माइनस। प्लस पोल कौन सा है उसका, हाइड्रोजन, और माइनस पोल कौन सा है उसका, O, है ना। तो हम लोग इसको दिखाने के लिए इस तरह से दिखाते हैं पोलर कंपाउंड को। तो होगा क्या, अब पानी अभी एकदम से सीधे, चूंकि आयनिक कंपाउंड है, किस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। आयंस के बीच में इंटरेक्शन है, तो अंदर तो घुस नहीं पाएगा पानी एकदम, बट एटलीस्ट जो कम से कम सरफेस वाले आयन से, उनको तो क्या करेगा, वो गीला, या गीले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गीला करने से मतलब क्या बेटा, घेरना, चिपक जाना। मैं गीला कब होऊंगा, नहाते वक्त ही गीला होऊंगा ना, क्योंकि तब मैं क्या कर रहा हूँ, पानी से इंटरेक्शन कर रहा हूँ, पानी मेरे बदन से आके चिपक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पानी क्या करेगा, कोने कोने वाले आयनों से आके चिपकेगा, जिसे हम लोग सॉल्वेशन या हाइड्रेशन बोलते हैं। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी हमारा, Na+, Cl-, Na+, Cl-, ना, फिर Na+, Cl-, Na+, Cl-। तो ये इस तरीके से हो जाएगा हमारा, है ना। अब मैं पूरे नाम नहीं लिख रहा हूँ, प्लस माइनस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पानी ने क्या करा भैया, इन केस ऑफ प्लस, पानी अपना कौन सा पोल लेके आएगा, माइनस। समझे, ठीक है ना। इस माइनस के लिए पानी अपना कौन सा पोल लेकर आएगा, अगले वाले को लिए प्लस, है ना। यहां से भी यही होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, है ना। तो मैं एक पर्टिकुलर चीज दिखा रहा हूं, ऐसे सब तरफ से होगा। अब क्या होगा, ये प्लस जब माइनस से इंटरेक्ट करेगा, तो प्लस माइनस के बीच में तो क्या होता है, अट्रैक्शन, है ना। अगर ये अट्रैक्शन स्ट्रांग होते चले गया, तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिकली वीक होता जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है ना। तो पानी फिर क्या होगा, अगर ये अट्रैक्शन वीक हो गया, तो पानी अब अंदर भी घुसता जाएगा, है ना। देखो हमने क्या बोला था, लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है ना। जब रिलीज हो रही थी, जब बन रहा था। अब मुझे सॉल्युबल कोई भी कंपाउंड कब हो सकता है, देखो आपने उठाया एक मान लीजिए क्रिस्टल NaCl का, उसको आपने पानी में डाल दिया, और अगर आप थोड़े समय बाद देखो वो आपको पानी में नजर ना आए, इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि वो कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि मुझे नजर नहीं आया। जैसे ग्लूकोज वगैरह पीते ही हम लोग सॉलिड फॉर्म में, शुगर भी किस फॉर्म में, सॉलिड। हमने चम्मच भर के डाला पानी में, हिलाया, थोड़ा सा हिलाना पड़ता है प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो हिलाते ही क्या होता है, ग्लूकोज शक्कर खत्म हो जाती है, हमें दिखती नहीं, मतलब वो हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबल। अब मैंने एक पत्थर का टुकड़ा उठा के पानी में डाल दिया, तो क्या होगा, वो तो वैसा का वैसे ही पड़ा रहेगा भैया, तो वो कंपाउंड सॉल्युबल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जब कंपाउंड घुसा है पानी में, अगर NaCl का क्रिस्टल आपने डाला है, तो सबसे पहले तो ये अपने किस में टूटे, आयंस में टूटेगा, तभी तो सॉल्युबल होगा, बिना टूटे तो सॉल्युबल हो ही नहीं सकता। अंदर कैसे हुआ, ठीक है ना। तो तोड़ने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, लैटिस एनर्जी, और सॉल्युबल होने के लिए कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, हाइड्रेशन एनर्जी। आप कोई भी एनर्जी खुद से नहीं देते हो बेटा, आपने तो उठा के क्या करा, पानी में डाल दिया। ये मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ। हमें तो बस इतना पता है, अगर अनपढ़ गवार की तरह बात करें तो बस क्रिस्टल को पानी में डाला, अगर वो कुछ समय बाद नहीं दिखाई दिया तो क्या बोलेंगे, घुल गया, खत्म, ठीक है ना। गांव की लैंग्वेज में ऐसी बात करना, अरे घुल गया, और नहीं, जिसको पत्थर को डाला तो क्या बोलेंगे, अरे नहीं घुला। अब उनको नहीं पता है कौन सी लैटिस एनर्जी होती, कौन सी हाइड्रेशन एनर्जी। बट एक्चुअली अब हम लोग इंजीनियर बनने जा रहे हैं,
तो हमें उसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। कंपाउंड के सॉल्युबल होने के लिए दो एनर्जीज अपना रोल प्ले करती हैं, एक लैटिस एनर्जी और एक हाइड्रेशन। लैटिस एनर्जी वो होती है जिससे कंपाउंड अपने आयंस में टूटेगा, जो देनी पड़ेगी। हाइड्रेशन एनर्जी वो होती है जो रिलीज होती है जब आयन वाटर से या सॉल्वेंट से घिर जाता है, ठीक है ना। न तो मैं एनर्जी दे रहा हूं, न ही मैं एनर्जी रिलीज करवा रहा हूं, मैंने तो उठा के डाल दिया, सब काम अंदर ही अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है, जैसे ही आपने क्रिस्टल को डाला, पहले सरफेस वाले सब मॉलिक्यूल इस तरह से घिरेंगे, घिरते ही प्लस वाला और माइनस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, इससे कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और वो एनर्जी रिलीज होके क्या करेगी, अंदर वाले आयंस के अट्रैक्शन को हटाएगी। तो अब यहां से भी अट्रैक्शन टूटेगा, यहां से भी अट्रैक्शन टूटेगा, और ये जैसे जैसे अट्रैक्शन टूटता जाएगा तो Na+ और Cl- के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। उनके बीच में भी क्या घुस जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, है ना, पानी पानी रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी पानी रे, ठीक है ना। तो पूरा पानी में घोलना है तो पानी पानी रे करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट सिचुएशन ये हो जाती है कि अब मैं केवल आपको एक आयन समझा रहा हूँ, है ना, अब पूरा क्रिस्टल नहीं बता रहा हूँ, कि अल्टीमेटली सिचुएशन ये हो जाती है कि Na+ और Cl- के बीच का सेपरेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा क्या हो चुका होता है, वीक हो चुका होता है, ठीक है ना। ये पूरी तरह से Na+ अब घिर चुका है किससे, आपका वाटर के नेगेटिव पोल से। ठीक है ना, और Cl- भी इसी तरीके से पूरा घिर चुका है किससे, वाटर के पॉजिटिव पोल से। तो फाइनली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वीक हो जाता है कि, है ना, ये टूट के ही Na+ एक्वस अलग हो गया और Cl- एक्वस अलग हो गया, है ना। Na+ एक्वस का मतलब ही है इनको, है ना, इसी तरीके से होगा। बेटा अब अगला डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने समझा दिया। इन्हीं को हम लोग हाइड्रेटेड आयंस बुलाते हैं, है ना। कौन से आयन बुलाते हैं, हाइड्रेटेड आयंस। हाइड्रेटेड आयंस का मतलब क्या है, जब वो कंप्लीटली सराउंडेड बाय किससे हो चुका है, वाटर मॉलिक्यूल, देन दे आर नोन एज हाइड्रेटेड आयन। देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे जो हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग He, हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। जैसे पहले हमने देखा था लैटिस एनर्जी क्या होती है, फिर हमने देखा था लैटिस एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और दो थे, चार्ज और क्या, साइज। He में भी चार्ज और साइज तो आएगा, बट He में एक और फैक्टर बढ़ जाता है, और वो है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, ऑफ सॉल्वेंट। नो, व्हाट इज द रोल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपको पता हो तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, F = K Q1 Q2/R², है ना। ये फॉर्मूला हम लोग किस में लिखते हैं, वैक्यूम में। अब अगर आपने किसी दूसरे सॉल्वेंट या मीडियम में ले लिया तब यही फॉर्मूला, है ना, जो हो जाएगा 1/ε Q1 Q2/R², जहां पर ε जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपके सॉल्वेंट का, ठीक है ना। तो
आप यहां से देख सकते हो कि ER की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी F की वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी कम। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पर्पस क्या है, इट वीकन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन oppositely charged ions। ये अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है, कम करने का काम करता है, ठीक है ना। दैट मीन ER का मान जितना होगा, है ना, ER का मान जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ही कम। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो हाइड्रेशन मेरा क्या होगा, उतना ही ज्यादा। सही है कि नहीं, बिकॉज है ना ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ बोर्ड वी हैव डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन कि आखिर हाइड्रेशन हो कैसे रहा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल उतनी आसानी से अंदर घुसता जाएगा और हाइड्रेशन उतना ही क्या होगा मेरा, ज्यादा होता जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बोला ही जाता है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है 1/1/ε0, है ना। इसको 1 ले रहे हैं, इसको 1/ε0। तो K Q1 Q2/R² तो दोनों में क्या है आपका, कांस्टेंट ही है, इसलिए मैंने कौन सा साइन डाल दिया, प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। कॉमन ले लिया तो एक को 1, एक को 1/1/ε0। यहाँ से आप देख सकते हो कि εr जितना ज्यादा होगा 1/ε0 उतना ही कम होगा, ठीक है ना। और 1-1/ε0 उतना ही ज्यादा होगा, सही कि नहीं। इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी हमारी, उतनी ही ज्यादा। तो इस तरीके से बोला जाता है हमारा, ठीक। और इसको अगर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन दे दे कि A B C D 4 आपके सॉल्वेंट है ना। सपोज करो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80, एक का 35, एक का 46 है, एक का 65। और इसमें मुझसे पूछे कि सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होगा NaCl का, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl। तो व्हाट आई विल से, जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसमें सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे कम सॉल्युबिलिटी B में, फिर C, फिर D, फिर A। तो दिस इज फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स हाइड्रेशन एनर्जी एंड इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है दैट इज चार्ज ऑन आयंस। अभी जो मैंने न्यूट्रलाइजेशन करा है, सामने हाइड्रेशन डायग्राम आपको दिखाया है, वो Na+ का है। अब Na+ की जगह अगर Mg+2 होगा तो क्या होगा, Mg+2 के ऊपर चार्ज ज्यादा है। चार्ज ज्यादा होने से उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा से अपने चार्ज को क्या करना चाहता है, वो न्यूट्रलाइज करना चाहता ना, ठीक है ना। तो अगर Q1 की वैल्यू बढ़ा दोगे तो डेफिनेटली Q2 तो फिक्स है आपका, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, वो ज्यादा आसानी से अपना खींचेगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड फैक्टर में higher is the charge on ions, more will be hydration energy। ठीक है,
चाहे केटायन हो चाहे एनायन हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि प्लस माइनस से कंफ्यूज मत हो जाना कि +2 बड़ा होता है और -2 छोटा। चार्ज में तो दोनों क्या है आपके बराबर है, तो इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी हम लोग बोलेंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z+ और Z-। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बोलो है ना, F-O-2 N-3, अगर इनकी बोलेगा तो व्हाट आई विल से F- की कम होगी O-2 से, O-2 कम होगी N-3 से। यहाँ मुझसे बोल रहा है क्लोराइड, सल्फाइड, फॉस्फाइड, जिस आयन के ऊपर जितना चार्ज ज़्यादा होगा, हमें क्या न्यूमेरिकल वैल्यू को देखनी है। थर्ड, जैसे अगर मुझे बोल रहा है Li+, Be+2, Be+3, तो आई विल से Li+ का हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा Be+2 से, उसका कम Be+3 से ना। फोर्थ, अगर मुझे बोल रहा है वो जैसे Na+, Mg+2, Al+3, तो सेकेंड फैक्टर हमारा हो जाता है चार्ज का। जितना ज़्यादा चार्ज होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतना ही आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। एंड थर्ड फैक्टर इज अवर साइज ऑफ आयंस। इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, स्मॉलर इज द साइज ऑफ आयन, स्मॉलर इज द साइज ऑफ आयन, मोर विल बी He। आपका आयन की साइज जितनी छोटी होगी उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा, है ना। देखने में लगता है भैया बड़ा आयन होगा तो वो चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, ज्यादा सराउंड करेगा, है ना, ऐसा सोचने में हमें लगता है। बट एक्चुअली जो आयन जितना छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होता है ना। मतलब हम लोग कैसे, वो मैं समझा रहा हूँ अभी आपको। बोल सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R0, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। और यहाँ पर R0 का मतलब है आपका 1/R+ प्लस 1/R-। लैटिस एनर्जी में भी आपने ध्यान दिया हो तो मैंने R0 ही लिखाया था, बट वहां पर R0 का मतलब था R+ प्लस R-, दोनों साथ में थे, ठीक है ना। यहाँ पर 1/R0 का मतलब है, मतलब इनडायरेक्टली बोले तो लैटिस एनर्जी में नीचे केवल 1/R+ प्लस R-, दोनों एक साथ आ रहे थे। हाइड्रेशन एनर्जी में दोनों अलग अलग आ रहे हैं, क्यों? वी हैव सीन इन द डायग्राम, केटायन का हाइड्रेशन अलग होता है और एनायन का हाइड्रेशन अलग होता है, दोनों अलग अलग हाइड्रेटेड हो रहे थे, तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो अगर हमसे जैसे फिर एग्जांपल दे दूं कि अगर Li+, Na+, K+ और रुबिडियम+, CS+ का बोलेगा तो आई विल से Li+ का हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा, B+2, Mg+2, CS+2, Sr+2, Ba+2, सेम ऑर्डर हो जाएगा। ऑक्साइड और सल्फाइड की बात करेगा तो ऑक्साइड का ज्यादा, है ना। F- ग्रेटर देन Cl- ग्रेटर देन Br- ग्रेटर देन I-। है ना। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे अभी आपने भी है ना बोला
कि सोचने में तो ये लगता है जो आयन छोटा होगा वो कम खींच पाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, तो एक्चुअली होता क्या है, हमारा Li+ है जैसे। अब इसकी साइज तो क्या है आपकी छोटी, और अगर इसी के अपोजिट मैंने Na+ लिया तो Na+ की साइज इसके रिस्पेक्ट में तो क्या है आपका बड़ी है। ठीक है ना, जो हमारा अगला एप्लीकेशन पार्ट में भी आएगा, बट मैं यहीं पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये छोटा आयन है, Li+ इज स्मॉल आयन, तो Li+ क्या करता है, जो पहली लेयर बनाएगा ना, चारों तरफ से ये वाटर मॉलिक्यूल को खींच लेगा, इसी में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। Na+ ने भी एक लेयर बनाई, समझे, ये छोटा था तो जो पहली लेयर बनेगी इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की नंबर क्या होती, काफी कम होती, क्योंकि छोटा है तो कम ही खींच पाएगा ना। ठीक है ना, तो ये इसकी जो फर्स्ट लेयर है, और इसकी तो फर्स्ट क्या मुझे सिंगल लेयर ही होनी चाहिए। तो Li के केस में इस फर्स्ट लेयर के अंदर केवल 4 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि Na+ चूंकि बड़ा है तो इसके अंदर इस फर्स्ट लेयर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6। ठीक है ना, बट अब क्या होता है कि Li छोटा है तो भैया Li क्या करता है, अगली लेयर भी बनाता है, सेकेंड लेयर है ना, फिर अगली लेयर भी बनाता है। तो Li+ मतलब इनडायरेक्टली जो छोटा आयन होता है वो हमेशा क्या बनाता जाएगा आपका, मल्टीपल लेयर्स। वाई, क्योंकि ऑलरेडी है ना, अगर आप अभी भी देखोगे है ना, यहाँ पे देखो और आप यहाँ की देखो, ठीक है ना, तो बड़ा आयन होगा तो पहली लेयर में ही डिस्टेंस क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा हो जाएगी। अगर ये R खूब ज्यादा हो गया, अल्टीमेटली जस्ट नाउ वी आर सीइंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन, ये क्या था, Na+ और वाटर के नेगेटिव पोल के बीच में अट्रैक्शन था, और जितना दूरी ज्यादा होगी अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो बड़े आयन के केस में सिंगल लेयर बनने के बाद जो दूसरी लेयर बनेगी वो और दूर बनेगी, वो और दूर बनेगी, मतलब जो डिस्टेंस है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि प्रैक्टिकली उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिग्निफिकेंट नहीं रहता है। ठीक है ना, होता तो है बट वो सिग्निफिकेंट नहीं कि काउंट कर सके। दैट्स वाई बड़ा आयन जो होता है हमेशा के लिए क्या करता है, एक सिंगल लेयर बनाता है, और छोटा आयन क्या करता है, आसानी से मल्टीपल लेयर्स बना देता है। तो मल्टीपल लेयर्स बनाने के कारण उसका हाइड्रेशन क्या होता है, आपका ज्यादा होता है, और हाइड्रेशन ज्यादा हो गया तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, है ना। तो दैट इज द रीजन, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने समझाने की कोशिश। So these are the 3 factors which affects hydration energy, the electric constant, charge and size. Now, note down next is applications of hydration energy. So next thing is application of hydration energy. 2-3 छोटी एप्लीकेशन है जो आगे पीछे काम आती हैं। जैसे पहली एप्लीकेशन इज अवर साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन से मीनिंग क्या है मेरा, कि अगर मैं Li+ गैस और Na+ गैस में आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, नीचे जाने पर साइज क्या होती है, बढ़ती। तो Li+ की छोटी होगी किससे, Na+ से। बट अगर आप हाइड्रेटेड फॉर्म में मुझसे पूछोगे कि Li+ एक्वस और Na+ एक्वस में क्या है, तो आई विल से Li+ एक्वस की साइज बड़ी है किससे, Na+ एक्वस। ठीक है ना, रीजन वही है जो मैंने आपको सामने बताया, जो आयन जितना छोटा होगा वो उतनी क्या करेगा, मल्टीपल लेयर्स बनाएगा। तो मल्टीपल लेयर बनाने से उसकी साइज क्या होगी, है ना। जब अब आपको हाइड्रेटेड आयन की साइज देखनी है तो हाइड्रेटेड आयन के साइज के लिए आपको पूरा अप टू लास्ट लेयर तक जितना पानी है उस वो पूरी साइज कहलाएगी हमारी। तो डेफिनेटली छोटे आयन में मल्टीपल लेयर्स इतनी ज्यादा बनेंगी कि उसकी साइज हमेशा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए इनफैक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि स्मॉलर इज द साइज ऑफ गैसियस आयन
Smaller is the size of gaseous ions. है ना? More will be the hydration of ion. More will be the hydration of gaseous ion, and hence larger will be the size of hydrated ion, and hence larger will be the size of hydrated ion. गैशियस आयन की साइज जितनी छोटी होगी, हाइड्रेटेड आयन की साइज उतनी ही क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, पहला फैक्टर हमारा। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं मोबाइलिटी ऑफ आयन। मोबाइलिटी ऑफ आयन से मीनिंग क्या, आयन के चलने की रेट। अब आयन के चलने की रेट से मीनिंग क्या भैया, जो जितना भारी हो जाएगा बड़ा होगा। भारी चीज क्या होती, धीरे से चलेगी कि तेजी से चलेगी, धीरे से। तो जो आयन, हाइड्रेटेड आयन जितना बड़ा होगा उसकी मोबाइलिटी क्या हो जाएगी, उतनी कम, है ना। तो हम लोग बस इतना ही बोलेंगे कि मोबाइलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड आयन की साइज जितनी बड़ी होगी उस आयन की मोबाइलिटी उतनी ही कम, और जितनी मोबाइलिटी कम होगी कंडक्टिविटी भी उतनी ही क्या होगी, कम, है ना। ठीक है ना। करंट क्यों फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन के कंडक्टिविटी की वजह से। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो करती, ठीक है ना। और वहां पर फिजिक्स में आप इलेक्ट्रॉन बोलते हो, यहाँ पर आयन बोलोगे। तो आयन जितनी तेजी से फ्लो करेगा कंडक्टिविटी क्या होगी, उतनी ज्यादा, ठीक है ना। और आयन के फ्लो करने का मतलब क्या, मोबाइलिटी। तो जिसकी मोबाइलिटी ज्यादा होगी उसी की कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। मतलब कंडक्टिविटी के लिए भी हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। जेई में ये पूछा गया है कि Li प्लस एक्वस की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी कि Na प्लस एक्वस की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो व्हाट आई विल से, Na प्लस एक्वस की कंडक्टिविटी Li प्लस एक्वस से ज्यादा होगी, है ना। तो ये हम लोग दो तीन छोटी छोटी एप्लीकेशन बोल सकते हैं हमारी हाइड्रेशन एनर्जी की। ठीक है। अब मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि आखिर कोई कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। जो मैंने अभी बोला कि हम लोग कुछ नहीं करते, हम तो किसी कंपाउंड को दिया जाता है, उसे उठा के क्या कर देंगे, पानी में डाल देंगे। अगर कुछ समय बाद वो कंपाउंड नहीं दिखाई देगा मतलब सॉल्युबल हो गया, दिखाई देगा तो इनसॉल्युबल। और जस्ट नाउ मैंने बता दिया कि इसमें दो एनर्जीज रोल प्ले करती हैं, कौन सी, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन, है ना। पहले कंपाउंड टूटना चाहिए, टूटेगा तभी तो क्या होगा, सॉल्युबल। और टूटने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। वो एनर्जी आप तो नहीं दे रहे हो, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है उसको, हाइड्रेशन एनर्जी से, ठीक है ना। तो हम लोग हेडिंग यही डालेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। Determination of solubility of ionic compound। ठीक है। तो अब सॉल्युबिलिटी का डिटर्मिनेशन कैसे होगा भैया, मान लीजिए कोई MX टाइप का कंपाउंड है, सॉलिड, है ना। अगर ये MX से MX एक्वस में आ जाए, ठीक है ना, मतलब आपको इसका सॉलिड फॉर्म दिखाई न दे, वो सीधे किस फॉर्म में दिखाई दे, एक्वस, ठीक है ना। अब जैसे नमक का क्रिस्टल है, अगर ये पानी में आपको दिखाऊं, पूछूं कि ये प्योर वाटर है कि सॉल्टेड वाटर है, आप देख के तो ना बता सकते हो बेटा, आप कैसे बताओगे,
पी के टेस्ट करोगे जब, समझे कि नहीं समझे। तो अगर मैंने सोडियम के क्रिस्टल को इसमें डाल दिया, जैसे इस चौक को डाल दिया, तो क्या होगा, मुझे पता है कि चौक कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। अब मुझे नजर तो ना आने वाली चौक, अब मैं पीऊंगा तब पता पड़ेगा कि भैया इसमें कोई चीज, क्योंकि हम लोग वाटर के टेस्ट से तो क्या पूरी तरह से फैमिलियर है कि प्योर वाटर तो पीने में मजे आते हैं। बाकी अगर इसमें कुछ मैं गंदगी अंदगी नमक वमक डाल दूं तो वो एकदम से हमें टेस्ट तो डिफरेंट लगेगा ही, ठीक है ना। तो एमएक्स एक्वस जो है वो कभी भी एमएक्स एक्वस के फॉर्म में दिखाई नहीं देगा, ये हमेशा किस फॉर्म में दिखाई देगा आपको, एम प्लस एक्वस और एक्स माइनस एक्वस। अभी हाइड्रेशन का मैकेनिज्म बताया था ना, क्योंकि इसके आयंस क्या हो चुके होते हैं हाइड्रेशन की प्रोसेस में, अलग अलग, Na+ अलग हो गया और Cl- अलग। तो ये अगर ऐसा हो गया तो सॉल्युबल हो गया। और ऐसा होने के लिए दो चीजें होती हैं, पहले तो आपको इससे लैटिस एनर्जी और वो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब होगी। तो अगर लैटिस एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो ये टूट जाएगा किसमें, M+ गैस और X- गैस। अगर आपको याद हो तो इन्हीं से ये बना था। बनते वक्त हमने बोला था कि एनर्जी क्या हो रही थी, रिलीज, लास्ट क्लास में ही बात करी थी इनसे बनते वक्त। अब मैं इसी को पहले क्या कर रहा हूं, इसमें तोड़ रहा हूं, और तोड़ने के बाद क्या होगा, इनका हाइड्रेशन होगा। तो He हाइड्रेशन एनर्जी जो क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या, यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है, अगर मेरा कंपाउंड पूरी तरह से टूट गया तब तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। और टूट नहीं पाया तो वो कभी भी सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि टूट गया तो टूटने के बाद तो भैया M+ के चारों तरफ पानी आ ही जाएगा। पहले ये तो हो कि पूरे क्रिस्टल से M+ पूरी रूप से क्या हो जाए, अलग हो जाए। और अलग तभी होंगे जब आप उसे पूरी लैटिस एनर्जी जितनी चाहिए वो दे दोगे, और आप तो दे नहीं रहे, वो देने का काम कौन कर रहा है, He। तो इसका मतलब कंपाउंड सॉल्युबल तभी हो सकता है जब हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो, लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो इसलिए हमारी सॉल्युबिलिटी की यही कंडीशन होती है, ठीक है ना। इफ Li इज, है ना, मॉड, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। एब्जॉर्ब मतलब ये प्लस साइन में दी जाएगी, रिलीज मतलब माइनस। मुझे केवल क्या देखना है, मैग्नीट्यूड। तो भले मॉड लगा देना कि इफ मॉड ऑफ Li इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ किससे, He, तो आई विल से कंपाउंड विल बी इनसॉल्युबल। मेरा जो कंपाउंड होगा वो इनसॉल्युबल होगा। और अगर मॉड ऑफ Li जो हो वो लेस देन हो जाए मॉड ऑफ He, तो मैं जरूर बोलूंगा कि माय कंपाउंड विल बी क्या, सॉल्युबल। जैसे अगर मुझसे क्वेश्चन में बोले ना कि BSO4 इज सॉल्युबल, है ना, वाइल BaSO4 इज इनसॉल्युबल, वाई। तो ऐसे क्वेश्चन अब जब भी आए तो आपको बस एक ही जवाब देना है। अगर वो बोल रहा है कि BaSO4 सॉल्युबल है तो हम लोग बोलेंगे कि BaSO4 के लिए जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी से क्या है, ज्यादा है। वैसे भी मैंने बोला था बेटा जो आयन छोटा होगा, देखो कैटायन तो दोनों में क्या है आपका सेम, सॉरी क्या, एनायन। ये कैटायन छोटा है, जो कैटायन छोटा होगा उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, तो इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी, ठीक है ना। और BaSO4 अगर इनसॉल्युबल है तो इसका मतलब इसके लिए लैटिस एनर्जी किससे ज्यादा हो गई, हाइड्रेशन एनर्जी से। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का हो तो ऐसे बोलोगे। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि, है ना, F
is more soluble than ACl. क्वेश्चन ये हो कि ए को सेम करके, जिससे इनडायरेक्टली क्या मीनिंग हो गया कि कोई भी मेटल ले लूं, मैंने अभी मेटल का नाम नहीं लिया है, कि इसका फ्लोराइड जो है वो उसके क्लोराइड से क्या है, ज्यादा सॉल्युबल। तो इसलिए अब मोर सॉल्युबल वर्ड है, मतलब सॉल्युबल तो ये भी है और सॉल्युबल वो भी है, मोर सॉल्युबल वर्ड है। तो मैं दो टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक में तो सॉल्युबल इनसॉल्युबल, एक में मोर सॉल्युबल। तो अगर ये बोल रहा है कि ये मोर सॉल्युबल है तो क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे भैया कि इसके लिए जो मॉड ऑफ He माइनस Le का डिफरेंस है AF के लिए, वो मॉड ऑफ He माइनस Le का डिफरेंस जो ACl के लिए उससे ज्यादा है। सही है कि नहीं? जिसमें ये डिफरेंस ज्यादा होगा भैया उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। मतलब आसानी से हाइड्रेशन एनर्जी खूब ज्यादा थी, जिसने Le को कम भी कर दिया और नेट एनर्जी रिलीज भी कर दी। तो दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे जिनका आप जवाब आराम से इस तरीके से दे सकते हो, है ना। और इसलिए अब जनरल रूल में बता दे रहा हूँ सॉल्युबिलिटी का, कि कभी पूछे कि NaClO4 ज्यादा सॉल्युबल होगा कि KClO4 ज्यादा सॉल्युबल होगा। अब चाहो तो थर्ड क्वेश्चन लिख सकते हो हमारा, और विच इज मोर सॉल्युबल, विच इज मोर सॉल्युबल, NaClO4 और KClO4, विच इज मोर सॉल्युबल, NaClO4 और KClO4। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, है ना, साइज डिफरेंस को देखना है हमेशा आपको। NaClO4 मतलब Na और ClO4, और उधर K और ClO4, किस में साइज डिफरेंस ज्यादा है, फर्स्ट कंपाउंड में कि सेकंड कंपाउंड में। साइज डिफरेंस का मतलब होता है कि मॉड ऑफ R प्लस और R माइनस, इसको हम लोग साइज डिफरेंस बोलते हैं। मॉड इसलिए लगा रहा हूं कि भैया कभी एनायन बड़ा हो जाएगा तो एनायन से घटाना, कभी केटायन बड़ा होगा तो केटायन से घटाना। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि दो कंपाउंड जो मैंने आपको दिए हैं, एक है NaClO4 और एक दिया है क्या मैंने आपको, KClO4, तो अब मैं पूछूं बताइए, R माइनस तो दोनों के लिए क्या है, सेम है, ClO4 माइनस। एक सोडियम है और एक पोटेशियम है। सोडियम पोटेशियम में किसकी साइज बड़ी होती है, पोटेशियम, तो उसका R प्लस क्या होगा, बड़ा। तो R प्लस बड़ा होगा तो ये डिफरेंस ज्यादा होगा कि कम होगा, कम। भैया ये तो फिक्स है, मान लो 50 है, अब K प्लस 40 है और Na प्लस 30 होगा, तो 40 माइनस 50 कितने का डिफरेंस आएगा, 10 का, और 30 माइनस 50 कितने का डिफरेंस आएगा, 20 का। इस चीज को जब मैंने फिक्स कर दिया है तो ये चीज जितना कम होगा उतना डिफरेंस क्या होगा मेरा, ज्यादा होता जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये चीज जिसके लिए ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी हमारी, ज्यादा। तो हम लोग बस इतना ही लिखेंगे कि लार्जर इज द साइज डिफरेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन, larger is the size difference between cation and anion, more will be the solubility of ionic compound. More will be the solubility of ionic compound. सीधा सीधा थंब रूल आपको ये ध्यान रखना है कि जिसकी सॉल्युबिलिटी जिस साइज डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। और चाहो तो मैं जैसे एक केस में इसको 2 मिनट में एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। देखो ना कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, कि मान लीजिए पहले तो लिख लें, हमें पता है कि लैटिस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल थी, 1/R प्लस और प्लस 1/R माइनस, सही लिख रहा हूं। जबकि हाइड्रेशन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल थी, 1/R प्लस प्लस 1/R माइनस, है ना। लैटिस एनर्जी केवल आयन के बीच की दूरी देख रहा है और इसलिए R प्लस और R माइनस एक साथ आ रहा है। जबकि हाइड्रेशन तो क्या होता है, केटायन का अलग होगा और
एनायन का अलग, तो इसलिए दोनों अलग अलग टर्म आ रही हैं, है ना। अब अगर मैं मान लीजिए एक छोटा सा केस लूं कि कैटायन इज सेम, मेरा कैटायन जो है वो सेम है, मतलब कैटायन सेम होने का मतलब R प्लस को क्या रख दिया आपने, कांस्टेंट रखा है। तो फर्स्ट केस हमारा कैटायन इज सेम, मतलब R प्लस को मैंने क्या रख दिया, कांस्टेंट। एक केस में एनायन को करेंगे, तो मैं एक केस एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अब इसमें फर्स्ट केस है कि R प्लस इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन R माइनस। कैटायन तो सेम है ही, परंतु वो बड़ा भी है को, ठीक है। अगर R प्लस इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन R माइनस, तो कैन आई राइट R प्लस प्लस R माइनस विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R प्लस, लिख सकता हूं। मैथमेटिक्स में बोला ही जाता है x प्लस वाई में अगर x खूब बड़ा है तो x प्लस वाई विल नथिंग बट बी इक्वल टू x। इसी तरीके से, ठीक है ना, अगर R प्लस खूब बड़ा है तो 1 बाय R प्लस क्या होगा, वेरी वेरी मच लेस देन किसके हो जाएगा, 1 बाय R माइनस। ये भी सही है। तो अब अगर आप देखो लैटिस एनर्जी को, तो लैटिस एनर्जी में तो केवल कौन सी टर्म बची, R प्लस की, क्योंकि वो R प्लस प्लस क्या था मेरा, R माइनस। तो R प्लस प्लस R माइनस को तो मैंने क्या लिख दिया, केवल R प्लस। और अगर मैं हाइड्रेशन एनर्जी को देखूं तो इसके लिए केवल कौन सी टर्म बचेगी, 1 अपॉन R माइनस। सही है, ठीक है ना। अब आपने पहले ही केस ले लिया है कि कैटायन क्या है आपका, सेम है, मतलब R प्लस आपका कांस्टेंट है, बड़ा भी है और कांस्टेंट भी है। तो लैटिस एनर्जी तो क्या हो गई आपकी, कांस्टेंट, ये तो चेंज हो नहीं सकती, ठीक है। अब अगर मैं R माइनस को बढ़ा रहा हूं, R माइनस को क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, मतलब एनायन को चेंज कर रहा हूं। कैटायन फिक्स है, बाकी एनायन तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और चेंज ऐसे कर रहा हूं कि उसकी रेडियस लगातार क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही। मतलब पहले F था तो F को मैंने क्या करा, Cl में बदला, Cl को Br में, Br को F में। मतलब एग्जाम्पल भी समझाऊं, जैसे बैरियम है तो Ba+2, तो Ba+2 तो खूब बड़ा है, होगा कि नहीं होगा भैया, कहां पर है, सीधे छठे पीरियड में जाके। तो R प्लस इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन किससे हो गया, R माइनस। बैरियम के हैलाइड्स की अगर मैं बात करता हूं, है ना, साइड में लिख भी दे रहा हूं, तो BaF2, BaCl2, है ना, BaBr2 और Ba क्या हमारा I2, ऐसे। तो BaF2, BaCl2, BaBr2, BaI2, इसमें आप देख सकते हो कि Ba+2 है जो बड़ा है, और दूसरा कि F माइनस, है ना, लेस देन Cl माइनस लेस देन Br माइनस लेस देन I माइनस, ठीक है ना। तो इसलिए साथ में मैं एक एग्जांपल भी सपोर्टिंग में दे रहा हूं। तो हमारे लिए हम लोगों ने ये करके R माइनस को बढ़ाना चालू करा। अगर मैं R माइनस को बढ़ाना चालू कर रहा हूं तो साइज डिफरेंस बढ़ेगा कि कम होगा, ये नहीं समझ में आएगा तो बेटा कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बस सॉलिडिटी का यही रूल है। आपने R प्लस को फिक्स रखा है और R माइनस को बढ़ा रहे हो, एक चीज तो फिक्स है, तो साइज डिफरेंस बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, गलत, कम होगा। भैया R प्लस बड़ा है, मान लो 200 है, और F माइनस आपका, है ना, R माइनस को अब आप बढ़ा रहे हो, तो पहले मान लो 50 था, फिर 70, फिर 90, फिर 100। तो अगर 200 में से 50 घटाओगे तो कितना आएगा, 150। 200 में से 70 घटाओगे तो 130, 200 में से 90 घटाओगे तो 200 में से 100 घटाओगे तो साइज डिफरेंस बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा। तो आप इतनी चीज को इमेजिन नहीं कर पाओगे तो फिर क्या बता रहा हूं मैं, फिर कोई सेंस ही नहीं मुझे बताने का। अगर R प्लस बड़ा है और फिक्स है और R माइनस को मैं बढ़ा रहा हूं, तो R प्लस फिक्स है, R माइनस अगर बढ़ता जाएगा तो दोनों का डिफरेंस कम होता जाएगा। तो हम उतना चीज नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप R माइनस को बढ़ाते जा रहे हो, इनडायरेक्टली आप साइज डिफरेंस को घटाते जा रहे हो, और साइज डिफरेंस घटाते जाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटती जाएगी। मैंने अभी रूल लिखा दिया जो यहां से प्रूव भी हो रही है। क्यों, इफ R माइनस बढ़ रहा है तो R माइनस बढ़ने का मतलब हो गया कि हाइड्रेशन एनर्जी लगातार क्या होती जा रही, कम हो रही,
सही है। आपने Li को तो बोल दिया कांस्टेंट है, आप बोल रहे हो कि He लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसका मतलब He और Li का जो डिफरेंस है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। He और Li का डिफरेंस भी क्या होता जाएगा आपका, कम होता जाएगा, और ये कम होता गया तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी। तो सीधा सीधा रोल बस हमारा साइज डिफरेंस का होता है। दैट्स वाई मैं इस चीज को बताना नहीं चाह रहा था, बट थोड़ा रफ दिमाग में रखना, क्योंकि इस चीज की मैथमेटिकल चीज हो जाती है, हमें उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सीधा सीधा ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा साइज डिफरेंस होगा आपका क्या होता जाएगा, सॉल्युबिलिटी कंपाउंड की उतनी ही ज्यादा होती जाएगी, ठीक है ना। तो इन दिस वे वी आर कंप्लीटिंग अवर ionic bond. So that completes our ionic bond. And in the next class we will go for covalent character in ionic bond, which is determined with the help of Fajan's rule, and discuss about covalent bond. ठीक है।